आज से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है बायोएनर्जेटिक्स। 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और एंजाइम। उसी तरह इसको भी हम बिल्कुल इजी वे में, कंसेप्चुअल वे में और ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे और आपको ये जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है ये बिल्कुल इजी हो जाएगा और आप लाइफ टाइम के लिए इसको फिर नहीं भूलेंगे। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे डिफिनीशन बायोएनर्जेटिक्स का और चैप्टर का ओवरव्यू में आपको दूंगा कि इसमें हम कौन कौन से चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैं जब एक टॉपिक को टारगेट करता हूं तो मैं एक बोर्ड के सिलेबस से उसको नहीं पढ़ाता, बल्कि सारे बोर्ड्स के सिलेबस पढ़ लेता हूं, फिर सबके सिलेबस के पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने पेश करता हूं। तो आप जिस बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। अगर आप वर्ड के ऊपर गौर कर रहे हैं, बायो एनर्जेटिक्स यानी बायो मीन लाइफ, एनर्जेटिक्स एनर्जी के रिलेटेड है, यानी एनर्जी इन लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी के रिलेटेड हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपका कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर जाते हैं आखिर में इसके डिफिनीशन के ऊपर। आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो उस फंक्शन के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे फंक्शन है जैसे कि मूवमेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सेल के अंदर, मसल का कंट्रक्शन होना, नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग का प्रोसेस है, सेल डिवीजन का प्रोसेस है। बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ यहाँ पे मैंने नोट किए हैं। इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे यूनिवर्स में जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो तो आपको पता है सन है, यानी लाइट एनर्जी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सन की एनर्जी को, लाइट एनर्जी को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं एज सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी इन कामों के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, वो हम डायरेक्टली लाइट एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये लाइट एनर्जी प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहाँ परफॉर्म होता है इस लाइट एनर्जी के ज़रिए से। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये आपको जनरल इक्वेशन नज़र आ रहा है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के हमें ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन दे रहा है और यहाँ पे लाइट की ज़रूरत है और ये प्रोसेस होता है क्लोरोफिल के अंदर और ग्लूकोज बेसिकली यहाँ पे फूड के तौर पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल चुके हैं और इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज हमें मिल चुका है। यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान बॉन्डिंग हुई है और यहाँ पे आप जब दो चीज़ों को मिलाओगे, बॉन्ड बनाओगे, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को मिलाने के लिए वही लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है। यहाँ पे आप दो रूल याद रखें। जब बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी, जब बॉन्ड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो चीज़ों मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड बन चुका है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर यानी फूड के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। कौन से फॉर्म में? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो केमिकल एनर्जी को हम इससे डिफाइन करेंगे कि स्टोर इन बॉन्ड्स ऑफ एटम। एटम जब आपस में बॉन्ड होते हैं तो उस बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है। जितनी भी हम फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, इसके अंदर होती है केमिकल एनर्जी। सो हम कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस ने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि हम फूड खाते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज में आपको पता है कि केमिकल एनर्जी है, इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और ये ग्लूकोज वापस टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। और अभी मैंने आपको बताया कि जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो एनर्जी रिलीज होगी, लिहाजा ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग हो गए और एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये जो एनर्जी है ATP के फॉर्म में, अब ये बॉडी के अंदर डिफरेंट फॉर्म में यूज़ होंगे, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हम मूवमेंट करते हैं, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नर्व इम्पल्स को मूव करने के लिए, मैकेनिकल एनर्जी डिफरेंट बॉडी पार्ट जो है कंट्रक्शन है मसल का वो परफॉर्म करते हैं। यानी ये जो एनर्जी बनी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान, तो ये जो मैंने लिस्ट बनाया था जितने भी काम है, फंक्शन है बॉडी के अंदर, वो इस एनर्जी की वजह से फिर परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्पायरेशन के दौरान केमिकल एनर्जी
बॉडी के अंदर डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हुई। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हुआ था, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई थी केमिकल एनर्जी, फिर रिस्पायरेशन के अंदर वो केमिकल एनर्जी डिफरेंट फॉर्म, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया है, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को साइड पर रखते हैं और डिफाइन करते हैं कि बायो एनर्जेटिक क्या है। तो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी की ट्रांसफॉर्म होना, कन्वर्ट होना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हुआ था, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई थी केमिकल एनर्जी, रिस्पायरेशन के अंदर केमिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट हुई दूसरे फॉर्म में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। यहाँ पे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैप्चरिंग एंड कन्वर्जिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन लिविंग सिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी को कैप्चर करना, जैसे कि सनलाइट से प्लांट्स कैप्चर करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करना, फिर इसको यूटिलाइज करना, इस्तेमाल करना, ये एनर्जी की रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है इसको आप बायो एनर्जेटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। या आप इस तरह भी डिफाइन करते हैं जो कि डिफरेंट बोर्ड के सिलेबस में है कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी की क्वांटिटी, मकदार मालूम करना कि कितनी एनर्जी कैप्चर हुई, कितनी वो कन्वर्ट हुई, कितनी वेस्ट हुई, कितनी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई और कितनी यूटिलाइज हुई, ये जो आप मकदार मालूम करते हैं इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। या आप बायो एनर्जेटिक्स को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो से मुराद सबसे पहले एनर्जी कैप्चर होगी, फिर कन्वर्ट होगी, फिर स्टोर होगी, फिर ट्रांसफ़र होगी, फिर यूटिलाइज होगी। तो ये जितना भी फ्लो है एनर्जी का लिविंग सिस्टम के अंदर, इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। 4 डिफिनेशन इसलिए लिखे हैं कि उनके डिफरेंट बोर्ड के सिलेबस से मैंने उठाए हैं। अब आपको जो भी ईजी लगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको याद कर सकते हैं। अगर इस 4 डिफिनेशन को मैं फिर से समराइज करूँ तो वही आएगा जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एनर्जी इन लाइफ आर लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी के रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितनी भी स्टडी है, वो आएगी बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। यानी बायो एनर्जेटिक का नाम सुनते ही आप एनर्जी के रिलेटेड स्टडी शुरू करेंगे, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। पूरे लेक्चर में आपने नोट किया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी के फ्लो के लिए कौन से प्रोसेस जिम्मेदार है। वो सिर्फ और सिर्फ 2 है जो पूरी एनर्जी को फ्लो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो है फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। यानी बायो एनर्जेटिक के चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स है, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रिस्पायरेशन। अब इन दोनों प्रोसेस को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक ओवरव्यू देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में आगे हम क्या पढ़ेंगे और रिस्पायरेशन में आगे हम क्या पढ़ेंगे, ताकि आपको पूरे बायो एनर्जेटिक चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए। सबसे पहले या तो मैंने दोनों की इक्वेशन लिखे हैं। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, जबकि रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब है कि 2 छोटी चीज़ें मिलकर बड़ा चीज़ बनाना, जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाता है। और कैटाबॉलिज्म कट से मैंने आपको बताया था कि आप याद करेंगे, यहाँ पे आप कट लगाएंगे, बड़ा चीज़, बड़ा मालिक्यूल तोड़ के छोटे चीज़ें बनाएंगे। एनाबॉलिक प्रोसेस में छोटी चीज़ें मिलते हैं, यानी इसके अंदर बॉन्ड बनता है और बॉन्ड जब बनेगा तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी। और कैटाबॉलिक प्रोसेस है रिस्पायरेशन, तो इसमें कट लगता है, बॉन्ड टूटते हैं, तो इसलिए इससे यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि रिस्पायरेशन के ज़्यादातर प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्टेंट देख ले, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और प्रोडक्ट इसके है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जबकि रिस्पायरेशन की रिएक्टेंट है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और इसके प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी। नेक्स्ट हम फोटोसिंथेसिस का टॉपिक शुरू करेंगे, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ क्लोरोफिल यानी पिगमेंट्स, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रोल ऑफ वाटर। ये सारे चीज़ें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके हम रोल देखेंगे। फिर हम जाएंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो इसके मैकेनिज्म में 2 स्टेप है, एक है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन, जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन में फिर 2 है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जबकि डार्क रिएक्शन में फिर 3 स्टेप है, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ये सारा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तब जाके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। जब फोटोसिंथेसिस का टॉपिक ख़त्म हो जाता है, फिर हम शुरू करेंगे रिस्पायरेशन, जिसके 2 टाइप्स है, एरोबिक रिस्पायरेशन यानी सेलुलर रिस्पायरेशन भी आप कह सकते हैं, जो कि 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर है इनएरोबिक रिस्पायरेशन, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जिसके 2 टाइप्स है, इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इसके बाद 2 छोटे से टॉपिक है, एक है फोटो रिस्पायरेशन और एक है C4 फोटोसिंथेसिस, जो कि इन दोनों टॉपिक के रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल गई बायो एनर्जेटिक चैप्टर। सारे टॉपिक्स को हम 1 बाय 1
कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ देखेंगे, तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक मौसूल हो सके।